डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की हार्नविल टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है द एडवेंचर। इस चैप्टर को हमने पहले समझा है, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एडवेंचर मीन्स होता है साहसपूर्ण कार्य, साहसिक कार्य। तो चलिए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या है। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज में पहला हिस्सा है पाठ के प्रति समझ, चैप्टर के प्रति समझ। आपने चैप्टर को पढ़ा है, उसको कितना समझ पाए हैं उसकी ये टेस्टिंग होती है। वैसे भी एक्सरसाइज उस चैप्टर को आपने कितना अच्छे से पढ़ा है उसकी टेस्टिंग ही होती है। तो पहला क्वेश्चन है, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे कथनों को टिक करिए जो सही हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो सही नहीं है उनको क्रॉस करिए। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टोरी इज अकाउंट ऑफ रियल इवेंट्स। क्या ये स्टोरी जो है वास्तविक घटनाओं का विवरण है? अकाउंट मीन्स होता है विवरण। अकाउंट बहुत सारे अर्थों में यूज होता है। अकाउंट मीन्स आपका बैंक का खाता भी होता है, लेकिन यहाँ अकाउंट्स का मतलब उल्लेख है, विवरण है, वर्णन है। तो क्या इस स्टोरी में वास्तविक घटनाओं का वर्णन किया गया है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है, आपको बताया गया है कि ये जो द एडवेंचर स्टोरी है ये एक साइंस फिक्शन है, जिसमें हिस्ट्री को साइंस से रिलेट किया गया है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, द स्टोरी हिंजेस ऑन अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट्स। यह स्टोरी किसी एक खास ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल इवेंट्स के आसपास हिल रही है या चल रही है। तो ये बिल्कुल सही है। आपने देखा है पानीपत का युद्ध और मराठाओं की जीत के आसपास ये कहानी घूमती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड स्टेटमेंट है, राजेंद्र देश पांडे वाज अ हिस्टोरियन। क्या राजेंद्र देश पांडे एक इतिहासकार थे? तो नहीं थे। इतिहासकार कौन थे? गंगाधर पंत गायतोंडे। ओके। फोर्थ है, द स्पेसेस मेंशन्ड इन द स्टोरी आर इमेजिनरी। क्या इस कहानी में मेंशन यानी बताए गए जो प्लेसेस हैं, जगहें हैं, वो सब इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं? तो ऐसा भी नहीं है। उसमें ऐसे बहुत सारी जगहें आई हैं, लाहौर, बॉम्बे, दिल्ली, जो कि इमेजिनरी नहीं है, काल्पनिक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट, द स्टोरी ट्राइज टू रिलेट हिस्ट्री टू साइंस। इस कहानी में इतिहास को विज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा है कि राजेंद्र देश पांडे ने कैटास्ट्रॉफी थ्योरी और क्वांटम थियरी के माध्यम से उनके एक वर्ड से दूसरे वर्ड में ट्रांजिशन यानी गमन को बताया है। चलिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आप अपने चैप्टर से जो ये स्टेटमेंट लिए गए हैं उनको संक्षिप्त में एक्सप्लेन करिए, विवरण दीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए। ब्रीफली मीन्स होता है संक्षिप्त में, छोटे रूप में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू नीदर ट्रेवल टू द पास्ट नॉर द फ्यूचर। आप ना तो यात्रा किए हैं भूत में, ना तो भविष्य में। इसको नाइदर या नीदर दोनों पढ़ते हैं। यू कैन प्रोनाउंस एज नीदर एज वेल एज नादर आल्सो। ओके। तो आपने भूतकाल में और भविष्य काल में यात्रा नहीं की, ना तो भविष्य में ना भूत में। यू वर इन द प्रेजेंट। आप वर्तमान में थे, एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, और वहीं से एक अलग दुनिया का अनुभव ले रहे थे। तो इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? तो लुक एट द आंसर हियर। दिस स्टेटमेंट वाज सेड बाय राजेंद्र देश पांडे टू प्रोफेसर गायतोंडे। यह स्टेटमेंट राजेंद्र देश पांडे के द्वारा प्रोफेसर गायतोंडे को बोला गया था। ही मेड अ ट्रांजिशन। यहाँ ही जो है वो गायतोंडे साहब हैं। गायतोंडे मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर। गायतोंडे साहब जो हिस्टोरियन थे वह एक संसार से दूसरे संसार में ट्रांजिशन किए हैं। ट्रांजिशन मीन्स होता है गमन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। एंड बैक अगेन, और फिर वापस आ गए थे।
इन दिस ट्रांजिशन, और इस संक्रमण में, इस गमन की अवस्था में, ही एक्सपीरियंस्ड टू वर्ल्ड्स आर दो वन एट अ टाइम, उन्होंने दो संसारों का अनुभव किया है, यद्यपि वन एट अ टाइम, एक समय में एक ही का अनुभव उन्होंने किया है। ही नीदर ट्रेवल टू द पास्ट नॉर द फ्यूचर, वो ना तो पास्ट में गमन किए ना तो फ्यूचर में। ही वॉज इन प्रेजेंट ऑल द टाइम, वह हमेशा वर्तमान में ही थे। कहने का मतलब ये है कि आपको कहानी में पता है कि वो एक लेक्चर देने जा रहे थे कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में, और उसी समय उनका कोलिजन हुआ था, वो एक ट्रक से हिट हुए थे, वो कोमा में चले गए थे, और कोमा में चले जाने के बाद उनकी इस प्रकार की अवस्था हो गई थी कि वो सब भूल कर किसी दूसरी दुनिया के ख्यालों में खो गए थे। Now look at the second question, second statement. You have passed through a fantastic experience, or more correctly a catastrophic experience. कहता है कि आप तो एक बड़े ही विलक्षण अनुभव से गुजरे हैं। पास थ्रू मीन्स होता है गुजरना। You have passed through a fantastic experience. आप तो एक विलक्षण अचरज भरे अनुभव से गुजरे हैं। और मोर करेक्टली, या तो मैं ज़्यादा सही तरीके से कहूँ, अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस। कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस मीन्स होता है विनाशकारी अनुभव। आप तो एक बहुत बड़े विनाशकारी अनुभव से गुजरे हैं। इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? ओके, द आंसर इज दिस स्टेटमेंट वाज सेड बाय राजेंद्र देशपांडे टू प्रोफेसर गायतोंडे, क्योंकि इनमें दो ही लोगों की चर्चा हुई है मुख्य रूप से। यह स्टेटमेंट भी राजेंद्र देशपांडे के द्वारा प्रोफेसर गायतोंडे से बोला गया है। He was thinking about catastrophe theory when he met the accident. गायतोंडे साहब जो हैं वो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे अबाउट कैटास्ट्रॉफी थ्योरी। कैटास्ट्रॉफी थ्योरी यानी विनाश वाला सिद्धांत। When he met the accident, जब उनका एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक्सीडेंट होने के जस्ट पहले वह कैटास्ट्रॉफी थ्योरी यानी विनाशवादी सिद्धांत पर विचार कर रहे थे। His mind jumped on to another world, और उस घटना के बाद, उस टक्कर के बाद उनका जो मस्तिष्क था वो एक दूसरे संसार में जंप कर गया। When he was in coma for 2 days, जब वह 2 दिनों के लिए कोमा में थे। कोमा यानी होता है अनकॉन्शियस माइंड, आप बेहोश हो जाएं। He experienced an alternate world having many things which were contradictory to the real world. उन्होंने अनुभव किया एक अल्टरनेट वर्ल्ड, एक दूसरा ही संसार, हैविंग मैनी थिंग्स, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, which were contradictory, जो इस रियल वर्ल्ड से, इस हमारे संसार से कॉन्ट्राडिक्टरी थी, विरोधाभासी थी, मतलब जैसा यहाँ है वैसा नहीं थी। एंड इट्स थिंग्स, और यहाँ की चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मराठाज वन द बैटल ऑफ पानीपत बाय हिज एक्सपीरियंस। प्रोफेसर गायतोंडे साहब दुर्घटना के बाद ये अनुभव करते हैं कि पानीपत का जो बैटल यानी युद्ध हुआ था उसमें मराठा जीते थे। बट एक्चुअली दे वर डिफीटेड, लेकिन वास्तविकता ये है कि मराठा जो है पानीपत के बैटल में हार गए थे, डिफीट हो गए थे। सो ही पास्ड अ कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस। इससे कहा जा सकता है कि वो एक बहुत ही विनाशकारी अनुभव से गुजरे थे। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है गंगाधर पंत गायतोंडे, इनका पूरा नाम था, उसको प्रोफेसर गायतोंडे भी हम कई जगह कह रहे हैं। Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. गंगाधर पंत could not help. यहाँ ये एक आइडियमिक एक्सप्रेशन है, इडियामिक एक्सप्रेशन है, मुहावरेदार ये वक्तव्य है। इसका मतलब होता है गंगाधर पंत साहब नहीं रह सके तुलना करने से। द कंट्री ही न्यू, उस कंट्री की जिसको वो जानते थे, और उसकी किससे तुलना करते हैं? व्हाट ही वॉज विटनेसिंग अराउंड हिम, जिसको वह अपने चारों ओर देख रहे थे। मतलब ऐसे संसार की तुलना वो कर रहे थे जिनको वो अभी देख रहे हैं और जिनको वो पहले जानते थे।
तो उसकी दोनों की तुलना करने से वो नहीं बच सके, नहीं रह सके। मतलब उनका मन कर गया कि मैं उन दोनों संसारों की तुलना करूं, उन दोनों देशों की तुलना करूं। गंगाधर पंत हैड विटनेस्ड टू डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। गंगाधर पंत साहब ने इतिहास के दो अलग अलग तथ्यों का अनुभव किया है कि गवाही बने हैं। ही फाउंड दैट, उन्होंने ये पाया कि मराठा हैड वॉन द बैटल ऑफ पानीपत। जब वो कोमा में चले गए तो उनको पता चला कि पानीपत का बैटल मराठा ने जीता था। मराठा यानी मराठी लोग बॉम्बे महाराष्ट्र के। और दो दे वर डिफीटेड इन रियलिटी, यद्यपि वास्तविकता में, रियलिटी में वो लोग हार गए थे। एंड दिस इवेंट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियाज फेट, और यह मराठाओं का शाह अब्दाली से पानीपत के युद्ध में हारना भारत के भाग्य का एक टर्निंग पॉइंट था। द रिजल्ट ऑफ द बैटल वाज दैट, ये सब उनकी कल्पना में चल रहा है। द रिजल्ट ऑफ द बैटल वाज दैट, इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इंडिया वाज फ्री, कि इंडिया स्वतंत्र था। एंड सेल्फ रिलायंट, और आत्मविश्वास था उसमें, सेल्फ रिलायंट थे। व्हेन ही कंपेयर्ड, सेल्फ डिपेंडेंट भी इसको कह सकते हैं, आत्मनिर्भर। व्हेन ही कंपेयर्ड टू डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ द सेम कंट्री, जब उन्होंने एक ही कंट्री के दो अलग अलग पहलुओं की तुलना की, ही लाइक्ड द डिफरेंट वर्जन ऑफ इंडिया मोर, तो उन्होंने इंडिया के उस अलग वर्जन को, अलग रूप को ज़्यादा पसंद किया था। अब इस शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि उन्होंने ये कोमा में ये अनुभव किया था कि पानीपत का युद्ध मराठाओं ने जीता है, और मराठाओं के जीतने की वजह से अंग्रेज यहाँ से भाग खड़े हुए और भारत आज आत्मनिर्भर है, अपने पैरों पर खड़ा है। और इस तथ्य को वो बहुत ही लाइक करते थे, पसंद करते थे। उसके बाद चौथा है, द फोर्थ स्टेटमेंट इज द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में जो डिटर्मिनिज्म है, जो दृढ़ता है, उसकी कमी है। मतलब क्वांटम थ्योरी हर वस्तु पर, हर चीज पर एक जैसी डिफिनीशन नहीं देती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो यहां देखिए, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। लुक एट द आंसर। इफ समवन फायर्स अ बुलेट फ्रॉम अ गन, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी गन यानी बंदूक से बुलेट यानी गोली को फायर माने दागता है, इन अ गिवन डायरेक्शन, एक किसी खास दिशा में, एट अ गिवन स्पीड, एक खास स्पीड से, गति के साथ, वन नोज, तो एक व्यक्ति जानता है, व्हेयर इट विल बी लेटर, एट लेटर टाइम, कि यह बाद में कहां तक पहुंचेगी। बट समवन कैन नॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की असर्शन, इस प्रकार की सुनिश्चितता इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं कह सकता कि हमने इलेक्ट्रॉन को फायर किया है, इलेक्ट्रॉन किसी एटम से इमिट हुआ है, तो वो कहाँ मिलेगा। जिस प्रकार से हम बुलेट के बारे में बता देते हैं कि गोली हमने दागा है तो ये यहाँ तक जा सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में इस प्रकार नहीं कहा जा सकता। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन में बी हियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, देयर वहाँ हो सकता है, एनीवेयर कहीं भी हो सकता है। दिस इनएबिलिटी ऑफ साइंस टू नो वेयर द इलेक्ट्रॉन वुड बी, साइंस की इस अक्षमता, इनएबिलिटी, कौन सी अक्षमता? टू नो वेयर द इलेक्ट्रॉन वुड बी, यह इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, यह जानने में साइंस अक्षम है, साइंस एबल नहीं है। वुड बी इज द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, यही क्वांटम थ्योरी के दृढ़ता में, सिद्धांत में कमी है कि वह गोली के बारे में तो पता कर लेता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता कर सकता कि वह कहाँ जाएगा। दिस हैपेंड विथ प्रोफेसर गायतोंडे, ये गायतोंडे साहब के साथ भी हुआ है। हैपेंड यानी घटित हुआ है। एज ही एक्सपीरियंस टू डिफरेंट सेट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि उन्होंने भी दो अलग अलग प्रकार की हिस्ट्री का अनुभव किया था। एक वो जो अपने रियल जीवन में जिए थे, और एक वो जो 2 दिन के कोमा में देखे थे। स्टेटमेंट नंबर 5, यू नीड सम इंटरेक्शन टू काज अ ट्रांजिशन। आपको अगर ट्रांजिशन करना है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड में जाना है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाना है, मतलब एक तरह से बदलाव है, तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है। इंटरेक्शन मीन्स होता है पारस्परिक क्रिया।
आपस में कुछ एक्टिविटी, आपस में कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी ट्रांजिशन होता है। इस चीज़ को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए कैसे किसी एक इंटरेक्शन ने एक ट्रांजिशन को जन्म दिया था। प्रोफेसर गायतोंडे मेड इंटरेक्शन टू काज अ ट्रांजिशन which had happened because of the interaction happening in the professor's mind at the time of collision। प्रोफेसर गायतोंडे साहब जो हैं वो एक इंटरेक्शन किए थे जिससे कि ट्रांजिशन हुआ था, वो एक संसार से दूसरे संसार में चले गए थे। which had happened, ये कब हुआ था? because of the interaction happening in the professor's mind, क्योंकि प्रोफेसर के दिमाग में एक क्रिया चल रही थी, एक विचार चल रहा था एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जिस समय वो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। कोलिजन मीन्स होता है टक्कर। जिस समय उनकी टक्कर हुई थी उनके दिमाग में एक इंटरेक्शन चल रहा था, एक विचार चल रहा था, और वो विचार हमने बताया कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में चल रहा था। तो वो जो इंटरेक्शन है, आगे देखते हैं। He was thinking about catastrophe theory, वह उस समय कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, एंड इट्स रोल, और इसके भूमिका को, इन द बैटल ऑफ पॉसिबल, इन द बैटल युद्ध में, एंड पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पानीपत बैटल, और उसके कुछ संभावित परिणाम यदि पानीपत बैटल में मराठा वरवान, यदि मराठा की जीत होती। वह जात रहे थे और ये सोच रहे थे कि यदि पानीपत के बैटल में मराठा हारने की बजाय जीत जाते तो क्या परिणाम होते। When collision took place, और उसी समय वो उनकी दुर्घटना हो गई। The interaction in his brain acted as a trigger, उनके दिमाग में जो सोच चल रही थी, ये विचार चल रहा था, उसने एक ट्रिगर का काम किया, एक कारक का काम किया, एक काज का काम किया, टू काज ट्रांजिशन, जिससे उनके दिमाग का ट्रांजिशन हो गया। वह एक इतिहास से दूसरे इतिहास में पहुंच गए। Now in this way we have completed the explaining the statement given at the end of the text. Now come on to the second section, talking about the text. आप जानते हैं टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट जो है ये हिस्सा पूरी तरह से बच्चों के लिए होता है, उनकी इंग्लिश में बोलने की एबिलिटी के बारे में होता है। यहाँ आपको कुछ हिंट दी गई है, लेकिन आपको इनको हूबहू क्लीन नहीं कर लेना है, रटना नहीं है, ठीक है। डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 2 पेयर्स। ये जो नीचे आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको 2-2 के जोड़े में समूह बनाकर डिस्कस करना है। ईच पेयर इन अ ग्रुप अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू, और हर ग्रुप में एक जो होगा वह अलग व्यू का होगा, अलग नजरिए वाला होगा, मतलब एक पक्ष वाला होगा और एक विपक्ष वाला होगा। A single, now come on to the first question. A single event may change the course of history of a nation. किसी देश के इतिहास को एक मात्र घटना बदल सकती है, मतलब किसी एक देश के इतिहास में कोई एक घटना जो है वो उसके पूरे इतिहास को बदल सकने में सक्षम होती है। इस चीज़ को आप डिस्कस करिए। तो यहाँ आपको एक पक्ष मिलेगा और एक विपक्ष मिलेगा, एक फॉर में मिलेंगे, एक अगेंस्ट में मिलेंगे, एक फेवर में मिलेंगे, एक अगेंस्ट में मिलेंगे। चलिए पहले इसके फेवर में देख लेते हैं कि किस प्रकार से एक सिंगल इवेंट किसी देश के इतिहास को बदल सकती है, किसी देश के भाग्य को बदल सकती है। A single event may change the course of the history of a nation. ये आपका क्वेश्चन ही है। टेक द केस ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। आप पानीपत के युद्ध का ही उदाहरण ले लीजिए। फॉट बिटवीन मराठा एंड अब्दाली, जो कि मराठाओं और अब्दाली की सेना के बीच में लड़ा गया था। इफ मराठा हैड वॉन, यदि मराठा जीत जाते, इट वुड हैव लेड टू अ डिफरेंट शेप ऑफ इंडिया, तो भारत का जो शेप होता, भारत का आकार होता, भारत का जो आज रूप होता वो अलग होता। पीपल वर नो लॉन्गर स्लेव्स, यहाँ के लोग अब गुलाम नहीं होते अंडर द ब्रिटिश, अंग्रेजों के। एंड इंडिया वुड बी सेल्फ रिलायंट, और भारत आत्मनिर्भर हो चुका होता। एंड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसका भी आत्मसम्मान होता। मतलब अगर मराठा जीत जाते, चाहे अब्दाली
यहाँ कब्जा न कर पाता, अंग्रेज न आ पाते और हम लोग गुलाम नहीं होते। चलिए अब इसके अगेंस्ट में चलते हैं। It is a very difficult to believe that a single event can change the course of the history of a nation. यह चीज़ विश्वास करने में बहुत कठिन है कि किसी देश का इतिहास पर किसी एक घटना का इतना महत्व हो सकता है। यह विश्वास योग्य नहीं है। It is true that यह सत्य है कि मराठास डिफीट हैड सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, कि मराठाओं की जो डिफीट थी, हार थी, उसके बहुत बुरे परिणाम हुए हैं टू द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, भारत की प्रगति में। बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट, लेकिन यह भी सत्य है कि देयर वर अदर फैक्टर्स टू, भारत के इस शोषण पर और भी कई तथ्य थे जो कारण बने हैं। विच मेड अस स्लेव, जिन्होंने हमको गुलाम बनाया। डिवाइड एंड रूल ऑफ ब्रिटिशों का जो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी थी, बांटो और शासन करो की पॉलिसी थी, कंट्रीब्यूट टू सब्जुगेशन ऑफ इंडिया, भारत के अपमान का, भारत के किसी के अंडर कंट्रोल में आने का बहुत बड़ा कारण बना है। सब्जुगेशन मीन्स होता है अंडर कंट्रोल, अधीन होना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, रियलिटी इज व्हाट इज डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड द सेंसेस। रियलिटी वही है जिसको सीधे सीधे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया जाए। सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रियां, जो आपके सेंसेस होती हैं, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। तो कहता है कि रियलिटी वही है, वास्तविकता वही है जो कि सीधे ज्ञानेंद्रियों से अनुभव की जाए। इसमें आप कितना सहमत हैं या कितना असहमत हैं? तो चलिए पहले उसके सहमति में देख लेते हैं। Our senses provide the facts about the world we live in. जो हमारी सेंसेस होती हैं वो उपलब्ध कराती हैं तथ्य अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं, वी लिव इन, जिसमें हम रहते हैं। Only senses are able to decipher between real imaginary facts. केवल ये सेंसेस ही हैं जो कि उनको अलग अलग करने में, डिसाइफर मीन्स होता है किसी कोड भाषा को पढ़ने योग्य भाषा में बदलना। तो केवल हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि वास्तविक और काल्पनिक तथ्यों के बीच में डिसाइफर कर सकती हैं, अंतर कर सकती हैं। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर डायरेक्टली कम थ्रू अवर सेंसेस। ज्ञान और अनुभव सीधे सीधे हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आता है। गंगाधर पंत एक्सपीरियंस द फैक्ट्स through his mind and not by senses when he was in coma. जब गंगाधर पंत साहब कोमा में थे तो उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं लिया, बल्कि वो अपने माइंड के माध्यम से अनुभव किए हैं, इसलिए उसको हकीकत नहीं कहा गया, वास्तविकता नहीं कहा गया। अब उसके अगेंस्ट में चलते हैं। द माइंड वर्क्स डिफरेंटली। जो मस्तिष्क होता है, जो मन होता है, वो अलग ही तरीके से कार्य करता है। It is not necessary that what we see may not be the true in the reality. ये आवश्यक नहीं है कि जिसको हम देखते हैं वह वास्तविक रूप में भी सत्य हो। Sometimes the reality is experienced through indirect instrument also. कई बार क्या होता है कि जो वास्तविकता है उसको कुछ इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष इंस्ट्रूमेंट्स यानी उपकरणों के माध्यम से भी अनुभव किया जाता है। We can predict the direction of the fired bullet. हम अपने बंदूक से चली हुई गोली के दिशा को तो प्रेडिक्ट यानी अनुमान लगा सकते हैं, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द सेम थिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम उसी सेम थिंग यानी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आपने इसके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ ये बताता है कि हमारी सेंसेस भले काम कर रही हैं, लेकिन हमारी सेंस बंदूक की गोली की डायरेक्शन को तो पता कर सकती है, लेकिन हमारी सेंसेस इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन को पता नहीं कर सकती हैं। इससे पता चलता है कि रियलिटी केवल और केवल सेंसेस पर डिपेंड नहीं होती है, उसको कुछ अन्य तरीके से इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से भी अनुभव किया जाता है। Now the third statement, the methods of inquiry of history, science and philosophy are similar. History, साइंस और फिलॉसफी, इतिहास, विज्ञान और दर्शन, इनके जांच पड़ताल की जो मेथड्स हैं वो सिमिलर होती हैं। क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से हिस्ट्री के
को इंक्वायर किया जाता है, जांचा परखा जाता है, उसी तरीके से साइंस को परखा जाता है, उसी तरीके से फिलॉसफी को जांचा परखा जाता है। अब उसके आप फेवर में आइए। द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड फिलॉसफी आर सिमिलर इन द सेंस दैट ऑल द थ्री डील्स विथ रियलिटी। एक चीज में हम इनको सिमिलर कह सकते हैं क्योंकि ये तीनों चीजें रियलिटी से डील करती हैं, ये सारी चीजें वास्तविकता पर निर्भर करती हैं। इन दिस स्टोरी आल्सो, इस कहानी में भी प्रोफेसर गायतोंडे एक्सपीरियंस्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ इवेंट्स। गायतोंडे साहब ने भी बहुत सारी घटनाओं का, अलग अलग घटनाओं का अनुभव किया है। एंड रियलिटी इनटू डिफरेंट वर्ड्स, और अलग संसार की वास्तविकता के बारे में भी अनुभव किया है। एंड लेटर, और बाद में, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाई राजेंद्र देशपांडे, और इसके बाद उन सारी घटनाओं को राजेंद्र देशपांडे के द्वारा एक्सप्लेन यानी व्याख्या भी की गई, बताया भी गया थ्रू कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एंड क्वांटम थियोरी। विनाश के सिद्धांत और क्वांटम थियोरी के माध्यम से राजेंद्र देशपांडे साहब ने उसको एक्सप्लेन भी किया, मतलब इतिहास को उन्होंने साइंस से एक्सप्लेन किया। इसका मतलब कहा जा सकता है कि हिस्ट्री, साइंस और फिलॉसफी के जांच पड़ताल का जो तरीका है, मेथड्स है, वो एक जैसा है। अब उसके अगेंस्ट में जाते हैं। इट इज नॉट एक्यूरेट टू से दैट ऑल द थ्री आर सिमिलर। तीनों चीजें एक ही जैसी होती हैं, ये कहना एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हिस्ट्री इज सेट ऑफ इवेंट्स हैपेंड इन द पास्ट। हिस्ट्री उन घटनाओं का एक सेट होती है, समूह होती है, जो कि भूतकाल में घटित होती हैं। दैट डू नॉट नीड, जिसमें ये आवश्यकता नहीं होती है कि ये क्यों हुई, एंड हाउ दिस हैपेंड, और ये कैसे हुई। वो घटना हुई और उन्हीं की घटनाओं का विवरण हम किसी इतिहास में लिख देते हैं। फिलॉसफी इज अबाउट आइडियलिज्म। फिलॉसफी जो होती है वो आदर्शवाद पर निर्भर करती है, एंड स्पेकुलेशन, और अनुमान पर निर्भर करती है। फिलॉसफी हमारा दर्शन कैसा है, हमारे आइडियाज कैसे हैं, हमारा सोचने का तरीका कैसा है, इस पर निर्भर करती है। व्हाइल साइंस बेस्ड ऑन एग्जैक्ट फैक्ट्स, लेकिन साइंस जो होती है वो हकीकत के तथ्यों पर निर्भर होती है। टेस्टिंग्स, उसमें बहुत सारी जांच पड़ताल करनी होती है। एंड प्रिंसिपल, उसमें बहुत सारे सिद्धांतों का पालन भी आवश्यक होता है। दस, इस प्रकार से इट इज क्लियर दैट मेथड्स ऑफ इंक्वायरी ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड फिलॉसफी आर डिफरेंट। इससे ये स्पष्ट होता है कि इतिहास, विज्ञान और दर्शन के जांच का तरीका अलग अलग है। नाउ कम ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। द स्टोरी इज कॉल्ड द एडवेंचर। इस स्टोरी को द एडवेंचर कहा गया है, एक साहसिक कहानी का शीर्षक दिया गया है। कंपेयर इट विद द एडवेंचर डिस्क्राइब्ड इन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इस एडवेंचर को वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, जो आप चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, उसके एडवेंचर से कंपेयर करिए। इन दोनों साहसिक कार्यों की तुलना करिए। आप जानते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में एक कैप्टन था जो अपनी फैमिली और 2 क्रूमैन के साथ समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा था। उसको बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उसका जहाज टूट गया, लेकिन फिर भी वो किसी प्रकार से वो आयल एम्स्टर्डम तक पहुंचने में सफल रहा। तो इन दोनों एडवेंचर्स को आप किस प्रकार से कंपेयर करेंगे? So look at the answer. The story We Are Not Afraid to Die is about the adventure that was experienced in the real life situations. We Are Not Afraid to Die जो स्टोरी है, वो उसमें जो एडवेंचर आया है, उसमें जो साहस आया है, साहसिक कार्य आया है, that was experienced in real life, उसको वास्तविक जीवन में अनुभव किया गया है। When the captain and his family and 2 crewmen faced the challenge to keep them alive, जिसमें कैप्टन, उनका परिवार और उनके 2 क्रूमैन यानी चालक दल के सदस्य बहुत ही चुनौतियों को फेस किए, सामना किए। टू कीप देम अलाइव, ताकि वह जिंदा रह सके। इन एडवर्स वेदर, उस खराब मौसम में, मतलब ये हकीकत में था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द एडवेंचर एक्सपीरियंस्ड गंगाधर पंत, जो एडवेंचर गंगाधर पंत के द्वारा एक्सपीरियंस्ड किया गया है, वाज इमेजनरी, वह काल्पनिक है। ही मेड अ ट्रांजिशन इनटू अ न्यू वर्ल्ड, वह एक नए संसार में चले गए थे आफ्टर अ कोलिजन, एक टक्कर के बाद।
ही ट्रेवल्ड द वर्ल्ड थ्रू हिज माइंड, वह उस संसार में अपने मन के द्वारा ट्रेवल किए हैं। व्हेन ही वाज अनकॉन्शियस, जब वह बेहोश थे। अनकॉन्शियस मीन्स होता है बेहोश। मतलब ये दोनों जो हमारे चैप्टर्स हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई और एडवेंचर, ये दोनों में डिफरेंस ये है कि एक एक्चुअल रियल इवेंट्स पर निर्भर है और दूसरा काल्पनिक या इमेजिनरी इवेंट्स पर निर्भर है। The second question is, why do you think Professor Gayatonde decided never to preside over meetings again? आप क्यों सोचते हैं, why do you think, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि प्रोफेसर गायतोंडे साहब ने ये निर्णय लिया कि वह आगे कभी भी मीटिंग्स में प्रिसाइड नहीं करेंगे। प्रिसाइड मीन्स होता है मुख्य अतिथि बनना, चेयरपर्सन बनना। किस मुख्य जो कोई लेक्चर्स होते हैं, सभा होती है, तो जो उसमें मुख्य अतिथि होता है, चेयरपर्सन होता है, उसको कभी भी प्रिसाइड नहीं करेंगे, उस पर कभी नहीं बैठेंगे। ऐसा आप क्यों सोचते हैं? आंसर देखिए। प्रोफेसर गायतोंडे डिसाइडेड नेवर टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स अगेन। प्रोफेसर गायतोंडे ने दोबारा कभी भी किसी भी मीटिंग या लेक्चर में चेयरपर्सन बनने, मुख्य अतिथि बनने का निर्णय इसलिए लिया बिकॉज, क्योंकि व्हेन ही वाज इन डिफरेंट वर्ल्ड, जब वह दूसरे संसार में गए थे, ही एक्सपीरियंस्ड ह्यूमिलिएशन फ्रॉम द ऑडियंस, तो उनको ऑडियंस यानी दर्शकों के द्वारा, श्रोताओं के द्वारा अपमान सहना पड़ा था। ह्यूमिलिएशन मीन्स होता है अपमान। ट्राइंग टू प्रिसाइड ओवर द एम्प्टी चेयर, जिस समय वह खाली चेयर पर प्रिसाइड करना चाहते थे, बैठना चाहते थे। इन द ऑनगोइंग लेक्चर, उस ऑनगोइंग लेक्चर में, ऑनगोइंग लेक्चर मीन्स होता है ऐसा लेक्चर जो जारी हो, कंटिन्यू हो। क्राउड थ्रू मेनी ऑब्जेक्ट्स, जो भीड़ थी उनके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, अंडा, पानी, बॉटल, ये सब फेंक रही थी। एट हिम, उन पर। एंड फिजिकली इजेक्टेड फ्रॉम द स्टेज, और भीड़ ने उनको शारीरिक रूप से उठाकर इजेक्ट कर दिया था। इजेक्ट मीन्स होता है बाहर फेंक देना, स्टेज से उन्होंने बाहर फेंक दिया था। इस प्रकार से हम सोचते हैं कि वह दोबारा कभी भी किसी मीटिंग में प्रिसाइड नहीं करेंगे, उसके मुखिया नहीं बनेंगे, मुख्य अतिथि नहीं बनेंगे। नाउ कम ऑन टू द थर्ड सेक्शन इज थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। अब आप लैंग्वेज के बारे में विचार करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच लैंग्वेज डू यू थिंक गंगाधर पंत एंड खान साहिब टॉक्ड टू ईच अदर? आप क्या सोचते हैं कि गंगाधर पंत साहब और खान साहब किस भाषा में बात कर रहे थे एक दूसरे से? What language did गंगाधर पंत use to talk to the English receptionist? आप क्या सोचते हैं कि गंगाधर पंत साहब ने इंग्लिश की जो रिसेप्शनिस्ट थी वो लाइब्रेरी में, उससे किस भाषा में बात किए थे? चलिए आंसर देखते हैं। आई थिंक गंगाधर पंत एंड खान साहिब टॉक्ड इन द मिक्सर ऑफ हिंदी एंड उर्दू। हमारे विचार से गंगाधर पंत साहब और खान साहब आपस में हिंदी एंड उर्दू मिक्स में बात किए होंगे, क्योंकि खान साहिब हैं वो पारसियन और उर्दू ज़्यादा जानते थे, और ये चूंकि मराठा थे तो ये हिंदी और मराठी ज़्यादा जानते रहे होंगे। आई थिंक गंगाधर पंत स्पोक इन इंग्लिश टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, और हमारे विचार से जब वो इंग्लिश की रिसेप्शनिस्ट से बात किए होंगे तो उससे इंग्लिश में बात किए होंगे। नाउ कम ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज डू यू थिंक भाऊ साहबांची बखर वाज रिटन? ये एक इतिहास की किताब थी जो उनके माइंड में आई थी जब वो बेहोश हो गए थे। तो आप क्या सोचते हैं कि ये किस भाषा में लिखी हुई होगी? तो आई थिंक इट वाज रिटन इन मराठी। मेरे विचार से ये मराठी में लिखी हो गई, क्योंकि भाऊ साहब मानसी बखर जो हैं वो महाराष्ट्र के मराठा के इतिहास के बारे में हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देयर इज मेंशन ऑफ 3 कम्युनिटीज इन द स्टोरी। इस स्टोरी में 3 कम्युनिटीज, 3 समुदायों के बारे में बताया गया है। द मराठाज, द मुगल, द एंग्लो इंडियन। इसमें मराठाओं का नाम आया है, मुगलों का नाम आया है और एंग्लो इंडियंस का आया है, ऐसे अंग्रेज जो भारत में रहते थे। Which language do you think they use within their communities? आप क्या सोचते हैं कि वह अपने समुदाय में किस भाषा में बात करते रहे होंगे? एंड व्हाइल स्पीकिंग टू अदर ग्रुप, और जब दूसरे ग्रुप से बात करते थे तब वह किस प्रकार की भाषा का यूज करते रहे होंगे? सो लुक एट द आंसर। आई थिंक द मराठाज स्पोक मराठी। मेरे विचार से मराठा जो थे वो मराठी बोलते रहे होंगे। द मुगल स्पोक पर्सियन।
मुगल जो है वो पर्शियन भाषा यूज करते रहे होंगे, एंड द एंग्लो इंडियन स्पोक इंग्लिश, और जो अंग्रेज थे जो भारत में रहते थे वो अंग्रेजी बोलते रहे होंगे। विद इन देयर कम्युनिटीज, अपने समुदाय के अंदर, दे यूज्ड हिंदुस्तानी और उर्दू व्हाइल स्पीकिंग टू द अदर कम्युनिटीज, और जब ये लोग दूसरे समुदायों से बात करते थे तो हमारे विचार से वह हिंदुस्तानी लैंग्वेज यूज करते रहे होंगे। हिंदुस्तानी का मतलब मिक्स ऑफ हिंदी, उर्दू और लोकल लैंग्वेजेस। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट। डू यू थिंक दैट द रूल्ड ऑलवेज अडॉप्ट द लैंग्वेज ऑफ द रूलर? आप क्या सोचते हैं कि जो रूल्ड होते हैं, जिन पर शासन किया जाता है, यानी प्रजा हमेशा राजा की भाषा को अपना लेती है, अडॉप्ट कर लेती है? क्या आप इस विचार से सहमत हैं? क्या इस विचार को आप मानते हैं? तो आंसर देखिए, आई पार्शियली एग्री विद द स्टेटमेंट। मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, कुछ हद तक सहमत हूं। एज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ देयर रूलर्स, क्योंकि सभी मनुष्यों को, सभी लोगों को अपने राजा की भाषा सीखना संभव नहीं है। बट सम पीपल डू अडॉप्ट टू लर्न देयर लैंग्वेज, लेकिन कुछ लोग जरूर होते हैं जो उनकी भाषा को अडॉप्ट, अपना लेते हैं। अडॉप्ट मीन्स होता है अपना लेना या स्वीकार कर लेना। इस प्रकार से ये सेक्शन भी समाप्त हुआ। अब कम ऑन टू द वर्किंग विद वर्ड्स, शब्दों के साथ खेलना। टेक द आइटम क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। उस आइटम को टिक किए, उस मीनिंग को टिक कीजिए जिसका अर्थ जो है वो इस फ्रेज से मिलता जुलता है, और ये सभी आपके चैप्टर्स में आए हैं। तो पहला है टू टेक इशू विथ। अब टू टेक इशू विथ का मतलब क्या होता है? टू एक्सेप्ट, टू डिस्कस, टू डिसएग्री एंड टू ऐड। तो टू टेक इशू विथ मतलब होता है टू डिसएग्री विथ समवन, किसी से असहमत होना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है टू गिव वेंट टू। टू गिव वेंट टू मीन्स टू एक्सप्रेस, टू एम्फेसिस, सप्रेस एंड डिसमिस। इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस। टू एक्सप्रेस मीन्स होता है कोई चीज व्यक्त करना, किसी को बताना। उसके बाद थर्ड है टू स्टैंड ऑन वंस फीट। अपने कदमों में खड़े होने का मतलब क्या है? टू बी फिजिकली स्ट्रांग, शारीरिक रूप से मजबूत होना। टू बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना। टू स्टैंड इरेक्टेड, इरेक्टेड मीन्स होता है सीधा खड़ा रहना, तो सीधे खड़े रहना। या टू बी सक्सेसफुल, या कि सफल होना। क्या मतलब है इसका? तो अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब है टू बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना। अगला है टू बी बाउंड अप मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू बी बाउंड अप? बाउंड अप मीन्स टू बिकम एक्टिव, एक्टिव होना। टू स्टॉप ऑपरेटिंग, अपना संचालन बंद कर देना। टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, रूपांतरित करना। एंड टू बी डिस्ट्रॉयड, तहस नहस कर देना या बर्बाद हो जाना। तो इसमें क्या है? इसमें टू स्टॉप ऑपरेटिंग है, कहीं आप कुछ काम कर रहे हैं उसको बंद कर देना, अपना बोर या बिस्तर समेट लेना, उसको कहते हैं टू बी बाउंड अप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, टू मीट वंस मैच। अपने जैसे से मिलना, इसका मतलब क्या है? टू मेट अ पार्टनर हु हैज सिमिलर टेस्ट, ऐसे व्यक्ति से मिलना जो आपके जैसा टेस्ट रखता हो। टू मीट एन अपोनेंट, अपने विरोधी से मिलना। टू मीट समवन हु इज इक्वली एबल एज वन सेल्फ, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो आप जैसा ही सक्षम है। और टू मीट डिफीट, या कि हार जाना। तो इसमें थर्ड नंबर है टू मीट समवन हु इज इक्वली एबल एज वन सेल्फ, एक ऐसे व्यक्ति से मिलना जो आप जैसा ही है, आप जैसी ही क्षमता है उसमें। उसके बाद आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस। ये जो आपके दो सेंटेंस दिए हैं उनमें डिस्टिंग्विशन करना है, अलग करना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। डिस्टिंग्विशन मीन्स अंतर क्या है। ही वॉज विजिबली मूव्ड, विजिबली मूव्ड का मतलब होता है ये स्पष्ट है कि वो यहां से चले गए। ही वॉज अपरेंटली मूव्ड, लेकिन जब हम बोलते हैं ही वॉज विजुअली इंपेयर्ड, ये विजिबली है और ये विजुअली इंपेयर्ड, तो अगर ही वॉज विजुअली इंपेयर्ड इसका मतलब वो उसकी आंखें इंपेयर्ड हैं, मतलब काम नहीं कर रही हैं। इसका मतलब हिज आई साइट इज वीक, उसकी आंखें, उसकी दृष्टि जो है वो कमजोर है। उसके बाद दूसरा है ग्रीन एंड ब्लैक स्ट्राइप्स वर यूज्ड अल्टरनेटली,
और अगला है ग्रीन स्ट्राइप्स कुड बी यूज्ड आर अल्टरनेटिवली ब्लैक वंस। यहाँ अल्टरनेटरी, यहाँ अल्टरनेटिवली, तो यहाँ अल्टरनेटरी का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, उसे कहते हैं। जैसे जेब्रा की जो शरीर में पट्टियां होती हैं काली और सफेद, वो अल्टरनेटरी होती हैं, ना कि अल्टरनेटिवली। उसके बाद सेकंड देखिए, ग्रीन स्ट्रिप्स कुड बी यूज्ड अल्टरनेटिवली ब्लैक वंस। कहता है कि ग्रीन स्ट्रिप या यूज कर सकते हैं या तो हम चाहें तो ब्लैक वंस यूज कर सकते हैं। मतलब ये एक चॉइस बताता है कि आप उसकी जगह पर कोई दूसरा यूज कर सकते हैं, इन द प्लेस ऑफ, मतलब किसी की जगह पर, दोनों नहीं। उसके बाद तीसरा है द टीम प्लेड द 2 मैचेस सक्सेसफुली। मतलब उस टीम ने सक्सेस के साथ, सफलता के साथ दोनों मैच खेले। और दूसरा द टीम प्लेड 2 मैचेस सक्सेसिवली। उस टीम ने दोनों मैच सक्सेसिवली मीन्स होता है एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर। पहला मैच खेली और तुरंत बिना गैप के दूसरा मैच खेली। उसके बाद चौथा है द लाइब्रेरियन स्पोक रिस्पेक्टफुली टू द लर्नड स्कॉलर। लाइब्रेरियन जो था, ग्रंथपाल जो था, वह उस स्कॉलर से, उस ज्ञानी व्यक्ति से आदर के साथ बात किया। तो यहाँ रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ। और दूसरे में You will find the historian and the scientist in the archaeology and natural science section of the museum respectively. Respectively का मतलब होता है हिंदी में क्रमशः, और इंग्लिश में in a same order। मतलब जिस ऑर्डर में ये कहे गए हैं उसी ऑर्डर में वो मिलेंगे। मतलब हिस्ट्री एंड साइंस की बात है तो आर्कियोलॉजी एंड नेचुरल साइंस, हिस्ट्री वाला आर्कियोलॉजी में मिलेगा और साइंटिस्ट मिलेगा नेचुरल साइंस में। मतलब जो जहां बोला गया है वो वहां ही मिलेगा, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली। इसके साथ ही इस चैप्टर की एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगले चैप्टर जो कि आपका है द सिल्क रोड, उसकी एक्सरसाइज और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।